नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। इससे पहले यात्रा आपने देखा कि पूर्वोत्तर में थी और यहां के 5 राज्यों में ही यात्रा को इतना समर्थन मिला है। ये 5 राज्य आप जानते हैं जहां से शुरुआत हुई। पहला राज्य मणिपुर, उसके बाद ये यात्रा नागालैंड पहुंचती है, नागालैंड के बाद ये यात्रा पहुंचती है असम, असम के बाद वो यात्रा जो है एक दिन के लिए अरुणाचल प्रदेश और फिर असम, उसके बाद फिर ये यात्रा एक दिन के लिए मेघालय जाती है, फिर असम आती है। इस प्रकार असम में ये यात्रा 8 दिनों तक रहती है और इन 5 राज्यों से होते हुए, पूर्वोत्तर के इन 5 प्रमुख राज्यों से होते हुए अब यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल। और इन 5 राज्यों में ही यात्रा को इतना समर्थन मिला है कि सियासी तहलका ही मच गया है। खासकर असम में जिस कदर बीजेपी बौखलाई दिखी, उससे साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाली जो बीजेपी है, दरअसल अंदर ही अंदर उनसे बुरी तरह घबरा गई है। इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार यात्रा में अड़चने डालते रहे और फिर भी राहुल गांधी को नहीं रोक पाए। तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, और पिछले 4 दिनों में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर दी। उसके अलावा वो बता भी रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनावों के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके ऊपर FIR हमने दर्ज कर ली है। बीजेपी के सीएम की इस घबराहट को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस पूरी तरह सफल रही है और इसका असर अब लोकसभा चुनावों में नजर आएगा। राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और सुबह उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, यह आइए जरा सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। असम पहुंचने के बाद जनता को संबोधित करते हुए, जन समर्थकों, वहां जो समर्थक उनके थे उनको संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, जरा सुन लेते हैं। नमस्कार, कैसे आप? देखिए, 1 साल पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। अब हम ईस्ट से वेस्ट, मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। असम से आज हम वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं। मैं असम के लीडर्स, इस तरीके से यात्रा को चलाया, असम की राजनीति आपने बदल दी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। 7 घंटे 8 घंटे हम जनता की बात सुनते हैं, 15-20 मिनट हम शाम को भाषण देते हैं। वेस्ट बंगाल में आकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं, आपके साथ मिलकर खड़े होने आए हैं। वेस्ट बंगाल के हमारे कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, RSS नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे, राहुल गांधी को पहुंच गए पश्चिम बंगाल। वहां जनता को संबोधित करते हुए, अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही वो आप सुन रहे थे। राहुल गांधी यहां बिल्कुल सधे हुए अंदाज में आप सुन रहे थे कि बात कर रहे हैं अपनी और आगे भी बढ़ रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस भी शायद मजबूत हो रही है। अभी यात्रा ने 6वें राज्य में प्रवेश किया है। इन 5 राज्यों के बाद 6वां राज्य पश्चिम बंगाल है और बीते 10-11 दिनों में, पूरे के पूरे आज 11 दिन हो गए, इन 11 दिनों में बीजेपी की हालत खराब हो गई है। जबकि इन्हीं दिनों बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। आपने देखा 22 तारीख को, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करती है बीजेपी। प्रधानमंत्री उसके मुख्य जजमान बनते हैं। पहले कुछ और कहा जा रहा था, लेकिन पूरा का पूरा जो शो है वो लूटने की कोशिश, मंच लूटने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां करते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ आपने देखा कि उसके दूसरे ही दिन
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला भी बीजेपी सरकार करती है। इन दोनों मामलों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों फैसलों के बाद और आनन फानन में लिए गए, पहला फैसला, पहली बात जो राम मंदिर की, और दूसरी बात कर्पूरी ठाकुर की। राम मंदिर से आप उतर गए तो कर्पूरी ठाकुर पर चढ़े, लेकिन क्या यहां आप राहुल गांधी की जो यात्रा है उसकी चर्चा से राहुल गांधी को दूर कर पाए, या उनकी यात्रा को चर्चा से आप दूर रख पाए? शायद नहीं। यहां तक कि बीजेपी का साथ देने वाला मीडिया ने कल दिन भर ममता बनर्जी और कांग्रेस की अनबन की खबरें चलाई। आपने देखा कल ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच अनबन इसलिए क्योंकि आज ये यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली थी, तो दिन भर ममता बनर्जी की बात चलती रही। और इसके बाद चूंकि ये यात्रा, अब अगला पड़ाव जो है इस यात्रा का वो है बिहार। बिहार के पूर्णिया में एक जबरदस्त रैली होनी है, और इसीलिए अब जो अगली सूची है उस सूची में नीतीश कुमार हैं, इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता कहें तो शुरुआती दिनों के। तो वो अब आज दिन भर नीतीश कुमार की बात चल रही है, और ऐसी ही खबरें आप सुन भी रहे हैं। इसका मकसद साफ है दोस्तों कि मीडिया किसी न किसी तरह यही साबित करना चाहता है कि इंडिया में फूट पड़ चुकी है और बीजेपी पहले की तरह मजबूत है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इतनी ही मजबूत अगर है तो फिर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर इतनी खलबली उसके अंदर क्यों मची हुई है? सवाल तो उठता है। अभी कम से कम और 9 राज्य बचे हुए हैं। 9 राज्यों से इस यात्रा को गुजरना है। पूर्वोत्तर में जिस तरह यात्रा को समर्थन मिला है उससे अंदाजा लग सकता है, या अंदाज लग रहा है कि आगे और ज्यादा लोग इस यात्रा के साथ आएंगे। आप देख लीजिए ये भीड़, कल शाम की भीड़ है, ये जनसमर्थन, जनसैलाब। कांग्रेस का कहना था कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहां मौजूद थे, तो आगे और ज्यादा लोग आएंगे इस यात्रा में। जब ये यात्रा बिहार आएगी, जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश आएगी और उससे आगे बढ़ेगी, तब बीजेपी क्या करेगी ये भी देखना होगा। अभी तो केवल हिमंता बिस्वा शर्मा ने गिरफ्तारी की धमकी दी है, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी इसी तरह सियासी पारा चढ़ेगा? खैर, ये तो कुछ ही दिन में नजर आ जाएगा दोस्तों। लेकिन आज तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी अपनी बस यात्रा में बॉडी डबल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अपने ही चेहरे, अपने ही समान दिखने वाले किसी और का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी डबल रोल में बस में बैठे हुए हैं। इसका मतलब बस में जो व्यक्ति बैठे थे और खिड़की से लोगों को जो देख रहे थे वो शायद राहुल गांधी थे ही नहीं। ये बात कही है हिमंता बिस्वा शर्मा, हम नहीं कह रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं, आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी से इतना डर क्यों लग रहा है? ये नमूना सुनिए। और एक असम में एक बहुत बड़ा प्रश्न भी खड़ा कर दिया है इंडिया टुडे एनी ने कि वो बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता है। राहुल अंदर में 8 लोगों को बैठने का एक उनका कमरा है, वो कमरा में बैठता है। बाहर ही यूज ए बॉडी डबल। दैट इज द क्वेश्चन ए चैनल हैज पोस्ट इंडिया टुडे एनी, इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। क्या मैंने तो देखा नहीं हूं, बट आप ये ट्वीट देख लीजिए। नहीं, मैंने मुझको कांग्रेस का लोग इतना ही बताया कि अंदर में 8 लोग बैठने का बास में बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, ज्यादातर समय वही रहता है। तो बास का सामने कौन रहता है? जो लोगों को आप लोग फोटो खींचता है राहुल राहुल बोल के। तो ये इंडिया टुडे एनी हैज ट्वीटेड कि इज राहुल गांधी बॉडी डबल पार्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। ये तो एक इश्यू हो गया। और फोन भी तो राहुल गांधी आज असम से निकल गए हैं, लेकिन असम में उन्होंने छाप अपनी ऐसी छोड़ी कि हिमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक्स पे पोस्ट यानी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। और उसी की एक बानगी हम आप तक रख रहे थे। ये आप बाइट सुन रहे थे राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और बॉडी डबल का मतलब कि वो अपने तरह के और एक राहुल गांधी को खड़ा कर रखे हैं और
क्या कुछ वो कह रहे थे आप सुन सकते हैं। कांग्रेस के कई लोगों ने हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए अलग अलग जगहों के टिकट भी भेजने का काम कर दिया है। कह रहे हैं कि हम इनकी दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है, तो हम आपको यहाँ इस हॉस्पिटल में आपका इलाज करवा देते हैं, तो उस हॉस्पिटल में इलाज करवा देते हैं। खैर, ये वार पलटवार सियासत में चलता रहता है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये यात्रा असम से निकल चुकी है और पश्चिम बंगाल आ चुकी है। लोगों का पश्चिम बंगाल में क्या रुख रहता है इस यात्रा को लेकर, ये देखने को मिलेगा अब, क्योंकि 2 दिन की यात्रा में छुट्टी है 26 तारीख और 27 तारीख को। पहले खबर थी कि 25 और 26 को छुट्टी रहेगी, लेकिन अब राहुल गांधी ने यह तय किया कि असम से निकल के पहुंच जाएं हम पहले पश्चिम बंगाल और यहां से ब्रेक लिया जाए। आज 12 बजे के बाद इस यात्रा में ब्रेक, और अब राहुल गांधी इस ब्रेक के दौरान दिल्ली पहुंच चुके हैं और 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। और फिर जैसा आप जानते हैं, पहली जो यात्रा थी उसमें भी राहुल गांधी ऐसा ही करते थे कि जब ब्रेक का समय आता था तो वो दिल्ली आते थे यहां रह करके, और उसके बाद फिर वो पहुंचते थे, अपनी यात्रा को दोबारा रिज्यूम करते थे। तो यात्रा से आगे बढ़ेंगे 27 तारीख नहीं बल्कि 28 तारीख से, और फिर उत्तरी बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उसका जो उत्तर का भाग है, उस भाग को पार करते हुए राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे, किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया पहुंचेंगे और पूर्णिया में एक महारैली को वो संबोधित करेंगे। अब इस रैली में नीतीश कुमार जाते हैं नहीं जाते हैं, इसको लेकर आज दिन भर चर्चा गर्म है। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे, बीजेपी का दामन थाम लेंगे, क्या क्या नहीं बातें चल रही हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में इसी दौरान। लेकिन ये इधर दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की सत्ता इसके बाद कितनी मजबूती से राहुल गांधी जो वहां से निकले हैं टिक पाती है, यह देखना होगा। और यह सवाल केवल एक राज्य का नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे देश को लेकर भी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस यात्रा निकालकर और इंडिया के बाकी दलों के साथ तालमेल बिठाती हुई आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर भी बीजेपी का कांग्रेस घेराव कर रही है। कल आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कल बताया था और कि कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटे की भोपाल में, और वहां उन्होंने पूरा का पूरा डेमो दिया। और आज सैम पित्रोदा, आप जानते हैं टेक्नोक्रेट हैं, राजीव गांधी के दोस्त रहे, भारत में जो संचार क्रांति हुई थी उसके जनक भी राजीव गांधी और उनके साथी सैम पित्रोदा माने जाते हैं। आज की तारीख में जो ओवरसीज कांग्रेस है उसके कर्ता धर्ता हैं वो, और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो उधर सैम पित्रोदा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और आज सैम पित्रोदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, ईवीएम हैक को लेकर, क्योंकि आज मतदाता दिवस है, 25 जनवरी मतदाता दिवस, और इस मतदाता दिवस में मतदाताओं को जागरूक करने का काम खासकर सियासी पार्टियों का तो होना ही चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी होना चाहिए। कहां है इलेक्शन कमीशन, ये सवाल पूछे जा रहे हैं खासकर विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस की ये तैयारी देखकर दोस्तों, क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ सैम पित्रोदा, उसके अलावा राहुल गांधी, इन सबको देखकर कहा जा सकता है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है, यानी मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं बीजेपी के। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से सियासी पारा जिस तरह बढ़ गया है, क्या उसमें अपना बचाव कर पाएगी बीजेपी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर जब वो लगातार अटैक करते रहे, भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें कही थी, जरा उसका एक छोटी सी उसकी बाइट आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्यों यहां मैं हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं, और क्यों मीडिया का एक धड़ा कल ममता बनर्जी की बात कर रहा था और आज नीतीश कुमार की बात कर रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी की बाइट अभी थोड़ी देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ हैं,
प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी आज का दिन बड़ा दिन, मतदाता दिवस, ईवीएम की चर्चा और हो रही है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उसके अलावा सवाल यह है कि क्या राहुल की यात्रा ने सियासी पारा को चढ़ा दिया है? क्यों आखिर बार बार ममता बनर्जी, नीतीश कुमार का जिक्र यहां हो आता है? एक राज्य आगे क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, वहां क्यों तहलका मच जाता है? सवाल काफी हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप प्रशांत जी इसको? देखिए, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 11वां दिन है। वो कुछ दिन असम में रही और यहाँ तक पहुंच गई कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 राहुल गांधी दिखने लगे। तो और बिल्कुल जो आज का उनका जो कारनामा है वो काफी मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कैसी इनका जो सोचने का ढंग है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं जी। और बहुत अजीब बात उन्होंने की कि राहुल गांधी बहुत ही डबल यूज कर रहे हैं। तो और अभी तक वो बिल्कुल सीधा टक्कर राहुल गांधी से ले रहे थे और उन्होंने काफ़ी चर्चा भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की करा दी और FIR और रोकथाम, पुलिस लाठीचार्ज, सब कुछ किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे कारनामे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इम्पैक्ट बढ़ता गया। अब हेमंत बिस्वा शर्मा की माने तो इस वक्त जो राहुल गांधी बस में दिख रहे हैं वो उनका बहुत ही डबल है। तो उनकी स्थिति ये हो गई कि उनको 2 राहुल गांधी अब दिख रहे हैं। अब देखिए, स्थिति ये है कि अकेले राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श को लेकर चल रहे हैं। और मैं बाकी और लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया गठबंधन के लोगों की ही बात कर रहा हूं राजीव जी, कि इंडिया गठबंधन के लोगों को इस यात्रा में ये सवाल नहीं कि राहुल गांधी किसको इनवाइट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। देश में अगर आप वाकई बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं, मोदी साहब को हटाना चाहते हैं, तो आपको लड़ते हुए उनसे दिखना पड़ेगा जी। तब जो मतदाता है वो आपके साथ खड़ा होगा। इस वक्त देश भर में कोई अगर दिख रहा है उनसे लड़ते हुए तो वो राहुल गांधी दिख रहा है। बाकी लोगों के बारे में खबरें आती रहती कि कौन कब मिल रहा है, कहाँ कूद रहा है, कहाँ जा रहा है। और लेटेस्ट उस कड़ी में नीतीश कुमार का नाम काफ़ी चर्चा में है कि वो NDA में दोबारा जा सकते हैं। ये चर्चा आज चल रही है और ये भी चर्चा है कि बीजेपी ने तमाम अपने बिहार के नेताओं को दिल्ली बुला लिया है। तो गंभीर चर्चा इस दिल्ली के मीडिया सर्किल में है। नीतीश कुमार एक बार फिर जो है वो कोई कलाबाजी खा सकते हैं। इस तरीके की बातें अगर आती हैं तो देखिए, एक तो इंडिया गठबंधन के बारे में परसेप्शन जो बनता है वो बनता ही है, लेकिन जो हम पिछले नतीजे देख चुके हैं कर्नाटक में या तेलंगाना में या और चुनावों में कि जनता समाज एकदम बुरी तरीके से पोलराइज्ड है। ये बात सच है कि एक समाज का एक धड़ा, मतदाताओं का एक धड़ा मोदी साहब के पक्ष में है, लेकिन जो दूसरा धड़ा है जो उनको हटाना चाहता है बीजेपी को, वो भी उतना ही सतर्क है, वो उतना ही सजग है और इसलिए वो किसी भी तरीके की कलाबाजी को, किसी तरीके की दोहरी राजनीति को पसंद नहीं करता है और पनिश करता है जी। हमने तेलंगाना में देख लिया अभी हाल फिलहाल कि सिर्फ BRS का इतना बुरा हाल वहां पे सिर्फ इसलिए हुआ कि BRS के बारे में ये प्रचारित हो गया कि वो B टीम है बीजेपी की। मैं कर्नाटक में JDS के बारे में ये बात कह सकता हूँ
कि जेडीएस की इतनी बुरी हार अगर नहीं होती अगर वो दिखते नहीं बीजेपी की मदद करते हुए, और उनके 15 मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए, 15 के 15 केवल हारे नहीं, सबकी जमानत जब्त हो गई। तो जनता बी टीम को पनिश करती है, ये बात इंडिया गठबंधन के तमाम सारे जो घटक दल है उनको भी समझ लेनी चाहिए जी बिल्कुल। कि अगर आप ना नुकुर करोगे, आप कोई कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करोगे तो मतदाता कंफ्यूज नहीं है, मतदाता कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो चुका है, वो तेलंगाना और कर्नाटक में दिखाई दे चुका है। और अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो मतदाता बंगाल में और बिहार में या और कहीं भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसने तेलंगाना और कर्नाटक में किया। तो अगर वास्तव में इंडिया गठबंधन के घटक दल या विपक्ष के जो भी पार्टियां हैं अगर वो बीजेपी को चुनाव में हराना चाहती हैं तो उनको बीजेपी का या मोदी साहब का विरोध करते हुए दिखना चाहिए। इस वक्त केवल राहुल गांधी दिख रहे हैं और एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श को लेकर वो चल रहे हैं, जिसका जनता से स्वागत भी हो रहा है, जिसका प्रमाण तस्वीरें चल रही हैं जी। और उसका दूसरा प्रमाण है कि उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जी, लेकिन सवाल ये है प्रशांत जी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एफआईआर किस पर दर्ज कराई है? डबल रोल में किस ओरिजिनल पे करवाई है या डुप्लीकेट पे करवाई है, ये भी पूछना होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं अब छत पे चढ़े हुए राहुल गांधी कौन थे, डबल रोल वाले में ओरिजिनल थे या डुप्लीकेट थे? सवाल तो कई हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा शायद जवाब दें, इसीलिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम बात जो कर रहे हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और सबसे बड़ा सवाल कि आज असम के सीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी डबल रोल में हैं, उनके बस में जो आगे बैठे हुए राहुल गांधी हैं वो ओरिजिनल नहीं है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। और वो इंडिया टुडे ग्रुप का जो नॉर्थ ईस्ट का जो चैनल है उसके हवाले से ये खबर बता रहे हैं कि ये उसने ऐसा बताया है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया टुडे ने क्या कुछ बताया है ये तो टीवी चैनल जाने, मीडिया जाने, लेकिन एक मुख्यमंत्री जिसके राज्य में वो यात्रा चल रही है और वो मुख्यमंत्री ये नहीं पता करवा पाया कि वो डबल रोल में है कि ट्रिपल रोल में है या सिर्फ सिंगल रोल में है, तो फिर उस मुख्यमंत्री को उस राज्य में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए शायद, क्योंकि वो लगातार वही सारी बातें कर रहे हैं, वही आदेश दे रहे हैं, वही प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं कि देखिए हमने इतनी धाराओं के साथ राहुल गांधी के और उनके साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये तमाम बातें हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। काम बहुत दे दिया ऐसे राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को, लेकिन काम राहुल गांधी ने मीडिया के उस धड़े को भी दे दिया है जो राहुल गांधी के अगले पड़ाव से पहले कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता है। जैसे कल राहुल गांधी की यात्रा पहुंचनी थी, आज पहुंचनी थी पश्चिम बंगाल, तो कल ममता बनर्जी चलती रही। अब 2 दिन बाद जैसे ही 28 तारीख को यात्रा फिर से शुरू होगी, 29 को बिहार पहुंचेगी, तो बिहार में खटपट की खबर तो दिखाना जरूरी है, वो शुरू हो गया। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। इस राजनीति को अगर इसकी चर्चा हम करें तो मजा भी आता है और तरस भी आती है ऐसे राजनेताओं पे। जरा आपसे समझना चाहता हूं और साथ साथ इस मीडिया पे भी तरस आता है कि आपके पास क्या सचमुच कुछ नहीं बचा है? राहुल गांधी या विपक्ष के विरोध में आप इतना ज्यादा उतावले हो जाते हैं कि आपके ऊपर, मतलब आपको कल को आपके ऊपर आपको खुद का भरोसा न रहे। कल को आपसे पूछा जाए कि आप सिंगल रोल में हो कि डबल रोल में हो, तो आप खुद इधर उधर देखने लगे कि मेरा ओरिजिनल मैं हूं या डुप्लीकेट हूं। मीडिया के साथ भी ऐसा ही हो गया है कि क्या कह रहे हैं। जरा आपसे जरा इस पर विश्लेषण चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये डबल रोल राहुल गांधी की, उस रोल में कौन से वाले राहुल गांधी आप देख रहे हैं? ये बड़ा ही मनोरंजक है जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बॉडी डबल बस से बाय बाय कर रहा है, टाटा कर रहा है। पता नहीं हेमंता बिस्वा शर्मा खुद ही हैं या उनके किसी डबल रोल ने यह बात कही, पर मुझे लगता है कि शायद वो खुद ही हैं जो यह बात कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत की स्थिति कोरिया जैसी हो गई, जहां
किम जोंग जो तानाशाह वहां के हैं, वो जिस तरह करते हैं, अपने बॉडी के डबल रोल ट्रिपल रोल दूसरे रोल से रहते हैं, शायद उन्हें लगता है कि भारत में भी यह है। लेकिन ऐसी खबरें तो हम प्रधानमंत्री जी के बारे में सुनते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को जीवन का जो खतरा है, कथित खतरा है, उसे देखते हुए उनके बॉडी डबल आगे आगे गाड़ियों में चलते हैं और पीछे प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं। ऐसा कई देशों में होता है, तानाशाह अपने साथ अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा पता नहीं क्यों ऐसी बातें कल्पना कर रहे हैं, उनके दिमाग में शायद वही चेहरा सामने नजर आ रहा होगा। कहते हैं कि हिटलर भी अपने डबल रखता था, बॉडी डबल, और कई बार वे बॉडी डबल पब्लिक अपीयरेंस में आते थे, कई बार जुलूस वगैरह में वो बॉडी डबल का उपयोग करता था। तो ये हिमंत बिस्वा शर्मा की कल्पनाशीलता का प्रतीक है, और इस बात का भी प्रतीक है कि हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत ही बौखलाए हुए हैं। उन्हें अंदाज नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं और किस पर आरोप लगा रहे हैं। कोई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसी इकलौती यात्रा नहीं है जहां किसी का जाना दुश्वार हो, कोई जा नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता उन्हें, या कोई मिल नहीं सकता। तो इस तरह की बातें जो कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विद्यार्थी जो मिल रहे हैं राहुल गांधी से, उन्हें कितनी हंसी आ रही होगी जब वे हिमंता बिस्वा शर्मा का डायलॉग सुन रहे होंगे। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद नहीं कहा, उन्होंने ट्विटर के एक कोट को उद्धृत किया है, यानी वो खुद ये बात कहना नहीं चाहते कि मैं ये आरोप लगा रहा हूं। तो मनोरंजक स्थल पर पहुंच गई है पूरी यात्रा, लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा जो पश्चिम बंगाल में पहुंची है, उसके मायने बहुत ज्यादा हैं, उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं, और अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल उसके बारे में अलग अलग बातें कह रहे हैं। खास करके बीजेपी के तमाम नेता कुछ न कुछ आरोप लगाते रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी बातें कर रही है, क्या वो राहुल गांधी के साथ है। इस तरह की बातें भी बहुत आम है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यात्रा एक निर्णायक दौर में पहुंच रही है, और बंगाल में उसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। बजाय कानाफूसी की या बयानबाजी की हम स्वतंत्र देख ही रहे हैं, लाइव देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा को, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, कि वो किस तरह लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, और बंगाल में भी उनका जिस तरह स्वागत किया जा रहा है, ये देखने वाली बात। ये बात भी याद रखने वाली है कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं और इंडिया गठबंधन से बाहर होने का सवाल नहीं उठता। यानी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों को ममता बनर्जी ने दूर कर दिया है, और अभी लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने दीजिए, उम्मीदवारों के नाम तय होने दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस और तृणमूल में कोई न कोई अच्छा समझौता होगा और एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। राजीव जी फिलहाल बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली हो ये रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर की खबर जो है वो मीडिया को मिल नहीं रही है। आप देखिए, एक महीने से याद कीजिए, नीतीश कुमार की कुर्सी कितनी बार गिरा दी गई, नीतीश कुमार को कितनी बार पलटू राम बता दिया गया एक महीने। और इतना ही नहीं कि मीडिया का एक धड़ा जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वही नहीं, सेकुलर मीडिया या सोशल मीडिया पे कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, वो भी कितनी बार नीतीश कुमार को, 22 तारीख को नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर देंगे, इतने तारीख को नीतीश कुमार ये करेंगे, ये सब दोनों साइड से दिखाया जाता रहा। ममता बनर्जी को लेकर भी ऐसी बातें होती रही हैं। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ इंटैक्ट है और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन इस बार काम कर रहा है। जीत और हार ये तो 2 महीने बाद पता चल जाएगा। 15 मई के बाद आपके सामने रिजल्ट होगा, लेकिन 15 मई से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कल कह दिया, परसों भी और कल भी, कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब बात सीटों के बंटवारे की है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि पूरी सीटों पर वो लड़ें, ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2-3 सीटें वो कांग्रेस पार्टी के लिए दे दें, बाकी सीटों पर वो लड़ें। उनकी वो उम्मीद है, उनकी वो डिमांड है, उस डिमांड के लिए वो अपनी बात रख रही हैं। वैसे ही पंजाब में देखिए आप, तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब की सारी सीटों पर वही लड़ें, क्योंकि पंजाब में अभी उनकी हुकूमत है। तो इसलिए
तो हो सकता है कि जो फ्रेंडली फाइटिंग हो वो पंजाब में हो, फ्रेंडली फाइटिंग आप देखें कि वेस्ट बंगाल में हो, ऐसे ही हो सकता है केरल और दूसरे राज्यों में भी हो। तो एक गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, इंटरनल स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है, और यही बातें इंडिया गठबंधन के बाहर के जो इनका विपक्षी खेमा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे बीजेपी हो या एनडीए हो, उसको बात पच नहीं रही है। सिंपल शब्दों में ये बता रहा हूं आप लोगों को। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास, अपनी बात जरा बीच बीच में रख देता हूं, मौका मिल जाता है, लेकिन आपके पास आना चाहता हूं। आपसे बेहतर कौन कह सकता है। थोड़ा लिबर्टी भी ले लेता हूं, एंकरिंग कर रहा हूं तो ज़्यादा बोल देता हूं। कई लोग बोलते भी हैं कि आप ज़्यादा बोलते हो, लेकिन राहुल लाल जी, बिहार की राजनीति की बात तो करना ज़रूरी है, और आप से बेहतर कौन बता सकता है, बिहार हो, झारखंड हो या दूसरे ऐसे राज्यों को। नीतीश कुमार आज की तारीख में, चलिए मान लिया कि नीतीश कुमार पलट गए, नीतीश कुमार ने फिर से यू टर्न लेते हुए बीजेपी का दामन यानी एनडीए में चले गए वो, तो क्या बेनिफिट होने जा रहा है बीजेपी को, नीतीश कुमार को, बीजेपी छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? अगर इसकी चर्चा हम कर लें तो शायद वो चर्चा खारिज हो जाएगी जो चर्चा अभी हो रही है। आपसे समझना चाहता हूं। राजीव जी, बिल्कुल 100% का सवाल है ये कि अगर नीतीश चले गए बीजेपी के साथ तो क्या बीजेपी का जो है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी? ये स्थितियां नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को फिर से विधानसभा चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोगों को विधानसभा चुनाव में अगर हम लोग देखें, आरजेडी जिस तरह से लड़ी, वहां पे आरजेडी और कांग्रेस, लेफ्ट की पार्टियां, तमाम पार्टियां एक तरफ थी, बीजेपी जदयू आपस में एक तरफ जो है कि ये दोनों के दोनों लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी उस पूरे चुनाव में अगर हम लोग देखें तो वहां पे अगर ओवैसी का फैक्टर ना होता सीमांचल के क्षेत्र में, तो वहां पे अभी इस समय सीधे सीधे हम लोग मुख्यमंत्री देखते तेजस्वी यादव को, उनकी अपनी जो है कि बहुमत की सरकार होती। तो जो स्थितियां बनी है, और फिर नीतीश कुमार जो स्थितियां बनाई है, जैसे कि कई उदाहरण ले लीजिए इसके, सोशल इंजीनियरिंग का मामला था, जातिगत जनगणना का मामला था, बिहार सरकार ने एक तरह से सर्वे किया भी वहां पे, उस सर्वे के अनुसार अपने आरक्षण के जो उन्होंने घोषित भी कर दिए। अब नीतीश कुमार फिर से अगर बीजेपी के पास जाते हैं, बीजेपी इस मामले पे देखिए उन्होंने अब तक अपने मुंह बंद रखे हैं। राहुल गांधी, आपको याद होगा कि पूरे देश भर में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 में भी इस मामले को गंभीरता के साथ उठाया, 2 में भी वो इसको काफी गंभीरता के साथ उठा रहे हैं। तो इस स्थिति में बीजेपी ने तो अपने मुंह पे ताला लगा के रखा हुआ है। बीजेपी जो कुछ वर्ष पहले तक कहती थी कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, आज वो इसके मामले पर नहीं समर्थन कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जितना भी दावा कर लें, ये तमाम लोगों को, बिहार में छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वहां पे लोग, आप खेत खलिहान कहीं पे भी, चाय की दुकान, पकवान कहीं भी जाइए, राजनीति की बड़ी चर्चा होती है गंभीरता के साथ। वहां लोगों को पता है कि कर्पूरी ठाकुर का विरोध करने वाले कौन थे, आरएसएस के लोग थे उनके विरोध करने वाले। और कर्पूरी ठाकुर के मूल्यों और सिद्धांतों पर बिहार में कोई पार्टी अगर सबसे नंबर 1 पे चल रही है तो वो पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल है वो पार्टी। और आरजेडी के साथ कई प्लस पॉइंट है राजीव जी। आरजेडी एक ऐसी पार्टी रही जिसके बारे में आप कभी भी आरोप नहीं लगा सकते, बिहार की जनता में जो साख बनी हुई है उनकी, कि उन्हें वो कुछ भी हो जाए, वो जेल में चले जाए, उनके पूरे परिवार को आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन वो बीजेपी के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। तो ये जो उनका एक बना हुआ है, वो छवि बनी हुई है 90 के दशक से, वो छवि आज सोचिए कि हम लोग 2024 में बातचीत कर रहे हैं इस चीज को लेकर जी। तो मैं जो अभी देख रहा हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा अगर वो नॉर्थ ईस्ट में गुजरी, क्योंकि कई सारे नॉर्थ ईस्ट के कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन सबों को लग रहा था कि जितने छोटे राज्य हैं वो तो मणिपुर के प्रभाव में है और वहां पे कहीं कहीं कांग्रेस को लाभ होगा। लेकिन असम के भीतर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो दरक जाएगी, ये उन लोगों के लिए भी एक आश्चर्य का विषय है जो असम में रह रहे हैं। उन लोगों का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो है कि वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की स्थिति में आ गई है। यही कारण है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को अब राहुल गांधी में वो डबल रोल में दिख रहे हैं, कभी उन्हें ट्रिपल रोल में दिख रहे हैं। तो अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस गति के साथ चल रही है, हम लोग अभी उसके आगे की समीक्षा नहीं करते हैं राजीव जी, उसको नॉर्थ ईस्ट के 25 सीटों से जोड़ देता हूं, फिर मैं बिहार आता हूं कि जहां नॉर्थ ईस्ट के 25 सीटों से वो गुजरी, वहां पे आज एक तरह से कांग्रेस मजबूती में खड़ी है, बुलंदी के साथ खड़ी है। अब अगर उसको आप बिहार ले आते हैं तो बिहार का जो आज के समय राजनीतिक समीकरण है, अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के चले भी जाते हैं
उस राजनीतिक समीकरण में भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान टीम इंडिया का नहीं होने जा रहा है। तो ऐसा घाटे का सौदा नीतीश कुमार क्यों करेंगे? अगर देखिए, नीतीश कुमार को मौसम वैज्ञानिक भी लोग कहते हैं कि वो राजनीतिक परिस्थितियों माहौल को देखते हैं। जो लोग गोदी मीडिया में ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं वो तो राम लहर से डर गए, भाई राम लहर के बीच में तो आपका असम चला गया आपके पास से, राम लहर के बीच में नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ से निकल गया। भाई 22 जनवरी को राम लहर की स्थिति बनी थी, आज हम लोग 25 जनवरी को चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर राजीव जी राम लहर की स्थिति बनी थी तो हेमंता को इतना मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ी हुई थी? असम के मुख्यमंत्री को इतने ज्यादा विघ्न बाधा उत्पन्न करने की क्या जरूरत थी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे वन निकली थी, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से चली जाती, किसी को पता भी नहीं चलता, मेन मीडिया ने ब्लैकआउट करके रख ही दिया था। लेकिन आप आलोचना कर करके कि आप वो यात्रा वहां असम में नहीं हो रही और आप उसके ऊपर हमला किए जा रहे हैं, तो ये चीजें दिखाती है कि कांग्रेस कितनी मजबूत हुई। और ये मजबूत कांग्रेस जब बिहार में मिलती है आरजेडी के साथ, जब बिहार में मिलती है लेफ्ट पार्टियों के साथ, अभी भी वहां पे सीपीआई एमएल का काफी बड़ा दबदबा आ रहा है। तो अगर इन सबों को खुलकर सीट मिलेगा तो इनके काफी अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए, हम लोग तो अभी तक यही मान के चल रहे थे ना कि बिहार के देश के सियासी समीकरण को 3 राज्यों के बदलने में बड़ी भूमिका मान रहे थे। बिहार की भूमिका, पश्चिम बंगाल की भूमिका, महाराष्ट्र की भूमिका। लेकिन आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कौन कर रहा था? तो अगर न्याय यात्रा ने नॉर्थ ईस्ट को बदल लिया तो सोचिए कि उसके बिहार में क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके। तो इन सब स्थितियों से हमें लग रहा है कि अभी तमाम टीम इंडिया के लोगों के जो बयान आ रहे हैं वो ठीक है, बयान आ रहे हैं, सीट शेयरिंग के दबाव की तमाम स्थितियां होंगी, लेकिन अंततः चूंकि देखिए यूपी से भी जो खबरें आ रही है और बीएसपी के बड़े नेता से मेरी बात हुई है राजीव जी, उन्होंने अभी भी हमें कहा है कि आप राहुल जी प्रतीक्षा कीजिए, चुनाव आयोग की तिथियों की घोषणा होने दीजिए, मायावती जी फिर से आपको शामिल हो सकती है उसमें। तो अभी एक तरह से जब तक इलेक्शन कमीशन तिथियों की घोषणा नहीं कर लेता है, हम लोग ये सब किंतु परंतु चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इस सारे चीजों के बीच में जो एक चीज बिल्कुल तस्वीर जो है कि साफ दिख रही है वो दिख रही है कांग्रेस के प्रति लोगों का उभरता हुआ प्रेम, कांग्रेस का संविधान के लिए जो एक संवैधानिक मूल्यों के लिए जो राहुल गांधी लड़ाई कर रहे हैं वो अब देश की जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु और मतभेद की स्थिति नहीं है। जो इन्होंने न्याय के 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो आर्थिक न्याय का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो, राजनीतिक न्याय का मामला हो, वो अब लोगों के बीच में जहन में प्रवेश करने लगा है। तो इसलिए जो आपका सवाल था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले भी गए, क्योंकि देखिए बीजेपी के लोगों का खुद कहना है कि अगर वो जदयू को नहीं लेते तो उनके 2-3 सीटें भी उनके आएंगे कि नहीं आएंगे बिहार में, वो उनको मुश्किल लग रहा है। तो वो उनको लग रहा होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी को क्या मिलने वाला है? नीतीश कुमार जी के लिए हमें लग रहा है कि वो उनके लिए बेहद घाटे का सौदा है। ऐसा घाटे का सौदा वो अपने कैरियर के आखिरी दौर में करेंगे, लेकिन मुझे मुश्किल ही लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नीतीश कुमार भी इतना लंबा वक्त उन्होंने राजनीति में गुजारा है और इतने लंबे वक्त तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हारी हुई बाजी को कैसे जीता जाता है वो नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं और अपने करियर के आखिरी समय में वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। ये सब कुछ मैनिपुलेटेड है। केसी त्यागी का थोड़ी देर पहले बयान आया है और कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसमें कुछ भी नहीं है। रोहिणी यादव जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जिन्होंने अपनी किडनी दी थी अपने पिता को, याद कीजिए वो रहती हैं सिंगापुर में, उनका सुबह सुबह एक ट्वीट आया। ट्वीट में उन्होंने कहीं किसी तरह से कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन हाँ परिवारवाद पर उन्होंने जो बातें कल कर्पूरी ठाकुर जी के की 100वीं जयंती पर परिवारवाद पर जो बातें रखी थीं नीतीश कुमार ने, उस बात का कहीं ना कहीं उसमें जवाब नजर आया था। उसके बाद उस ट्वीट को रोहिणी यादव डिलीट कर देती हैं, लेकिन इसी के बाद से मीडिया जो है वो बवाल मचाना शुरू करता है। एक तरफ जेडीयू की बैठक होती है, नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं, दूसरी तरफ राबड़ी आवास पर आरजेडी के नेता भी बैठक करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई वो ये खबर कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, बच्चों की बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये केसी त्यागी का कहना है। और उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, आगे देखा जाएगा कि होता क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये चूंकि खबरें चल रही थी इसलिए हम ऐसी चीजों को अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोगों के दिलो दिमाग में भी ऐसी खबरें कहीं ना कहीं बास करती होंगी, आती होंगी, वास करती होंगी, निवास करती होंगी कह सकते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर देना जरूरी है। कुछ राहुल लाल जी जोड़ना चाहते हैं? फिर सीधे आता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास।
बस मैं 2 लाइन कहूंगा कि देखिए, जिस समय से ये बिहार में सरकार बनी है, तब से लगातार कयासों का दौर एकदम चल रहा है कि लालू यादव सिंगापुर से आएंगे, सरकार गिर जाएगी। तो ये सरकार गिरने के कयास लगातार चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ये न्यूज इतना भारी भरकम ढंग से पहली बार चला है। हाँ, इसमें चूंकि रोहिणी आचार्य का ट्वीट का मामला आया था, तो इसमें कई सारे लोगों ने इसको संजीदगी के साथ लिया है, बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ लिया है। लेकिन ये अफवाह का मार्केट जो है, सरकार बनने के साथ से ही राजीव जी गर्व था कि सरकार अब गिरेगी कि अब गिरेगी। आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब सरकार बनी थी, अघाड़े सरकार बनी थी, उसमें भी तमाम लोग इसी तरह से करते थे कि ये 2 दिन चलेगी, वो सरकार 3 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी। फिर भी उस सरकार ने 2.5 साल उस सरकार ने भी चलाए थे। वही स्थितियां मैं बिहार में भी देख रहा हूं। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर क्या इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है, या इंडिया गठबंधन से इतनी तकलीफ क्यों है बीजेपी को और उसके समर्थक मीडिया को? ये बात यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल है। इस सवाल का जवाब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, ममता बनर्जी हों कि अखिलेश यादव हों, ये तमाम नेता और केजरीवाल हों, ये तमाम नेता बहुत ही मजबूती के साथ अंदर खाने अपना काम कर रहे हैं। और सबसे इससे भी ऊपर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ वो इस यात्रा को लेकर चले हैं। और ये वो राज्य हैं जहां आपने देख लिया कि 8 दिनों तक लगातार काम पर लगा दिया राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को। इन 8 दिनों में 4 दिन तो लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां तक मुझे पता है, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमंता बिस्वा शर्मा ने कभी नहीं की थी जितनी उन्होंने अभी पिछले 4 दिनों में की है। और मुख्यमंत्री के बनने के बाद इतना ज्यादा ट्वीट करके अपने राज्य में आ रहे एक यात्रा के बारे में इतनी सारी बातें उन्होंने कभी नहीं रखी। ऐसा लग रहा था कि चलो खबरें हमको वहीं से उठा लिए जाए, क्योंकि खबर तो वही दे रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा ही दे रहे हैं। हम लोग कवर कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को, लेकिन उसके साथ साथ एक खबर उधर से भी आ रही है जिसको उठा ले। जैसे कह रहे हैं कि डबल रोल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं बस में, ये हिमंता बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी के ऊपर आरोप लगा कि राहुल गांधी को न कॉलेज में जाने दिए, यूनिवर्सिटी में जाने नहीं दिए, तो छात्र जो है कॉलेज के गेट पे आके खड़े हो गए, राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी ने उन लोगों का संबोधित भी किया, आप सबने सुना। उसके अलावा राहुल गांधी को मंदिर जाना था, मंदिर जाने से रोका, वहां हाथापाई की नौबत ही नहीं आई बल्कि लाठी चार्ज तक हुआ। और लाठी चार्ज की तस्वीरें हमने एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचाई थी, और वो तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही थी, क्योंकि हमारे चैनल से कई लोगों ने उसको लिया भी। तो इसलिए वो तमाम चीजें अब आज हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जाना चाहिए था कामाख्या देवी का दर्शन करने के लिए, हम लोगों ने वहां इंतजाम कर रखा था, वो नहीं गए। उनको वहां जाना चाहिए था, वहां नहीं गए। यहां जाना चाहिए था, नहीं गए। तो भाई साहब, आप रोक क्यों रहे थे? अब जब राहुल गांधी वहां से निकल गए हैं तब आप ये सब बातें कर रहे हैं। तो परेशानी है, राहुल लाल जी बहुत ज्यादा परेशान। इन जो 25 सीटें हैं उससे भाजपा हो चुकी है, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन 25 सीटों के बाद डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अब कहानी शुरू होती है 42, उसके बाद 40 सीटों पे। 42 यानी कि जहां पहुंच चुकी है यात्रा पश्चिम बंगाल, 42 सीट्स। उसके बाद जब बिहार पहुंचेगी यात्रा तो वहां होगी 40 सीटें। अब दूसरी चीज देखिए, पिछली दफा 18 सीटें आई थी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में, और 39 सीटें आई थी बिहार से, 40 में से 39 सीटें। अब इन दोनों सीटों को जोड़ लीजिए और उसके बाद देखिए यहां कितना ज्यादा दांव पर है बीजेपी की किस्मत 2024 का चुनाव। और यहीं से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यह परेशानी इसलिए है कि एक एक करके उन किलों को ध्वस्त करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, जहां जन सैलाब राहुल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। चुनाव में क्या कुछ होगा यह तो कल की बात है, लेकिन आज की तारीख में अगर वहां चुनाव करा लिया जाए तो वहां इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। यही परेशानी का सबब है यहां पे। राज्य में नहीं है, बल्कि ये ठीक है, ठीक। जो भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानी है वो केवल एक राज्य में नहीं है, जहां जहां से यात्रा गुजरेगी वहां भी नहीं है, बल्कि पूरे भारत में इस समय जो है इन चीजों को लेकर निश्चित रूप से परेशानी है। देखिए, ऐसे बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें उभर रही, कभी इस राज्य में कोई दिक्कत, कभी उस राज्य में कोई दिक्कत। और एक जो मीडिया का जो एक धड़ा है जो मोदी सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है,
वो किसी न किसी राज्य को लेके आप लगभग रोज आप उठा के देखिए तो किसी न किसी राज्य से इस तरीके की खबरें जरूर आती हैं, जिनके नाम भी आप गिना चुके हैं। कभी अरविंद केजरीवाल की बात की जाएगी, कभी ममता बनर्जी की बात की जाएगी, कभी जो बिहार की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात होगी। लेकिन इसमें दो तीन चीजें जरूर है कि एक तो यह करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन को अपना मीडिया उन्होंने पिछले समय से जो सुधारा है, कांग्रेस ने अपने स्तर पर तो सुधारा है, इसको एक संयुक्त आकार देना भी जरूरी है कि वो जो बात कहे वो मिलजुल कर कहे, एक निर्णय लेके करे। ये बात भी बहुत आवश्यक हो गई है। उसका कारण ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण नहीं देते तो जो छोटी सी भी दरार, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको राजीव जी? आ रही आपकी आवाज आ रही, प्लीज जी। तो जो छोटी सी भी दरार जो अगर ढूंढता है मीडिया, मेरा मतलब है मोदी मीडिया, तो उसको वो इतना बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता है कि उसका, देखिए बहुत सारे वोटर जो हैं वो हो सकता है राजनीतिक रूप से उनकी समझ इतनी अच्छी ना हो, वो भ्रमित भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए दो काम होने के बाद बहुत सारे भ्रम जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कोई गुंजाइश और समय ही नहीं रहेगा कि किसी भी तरीके के अफवाह उड़ाई जाए। पहली बात, सीटों का बंटवारा। जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद आप किस तरीके के अफवाह फैलाएंगे? किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाएंगे। और दूसरे, आप याद कीजिए कि जब समय राहुल गांधी ने पहली यात्रा जब निकाली थी उसके पहले की सिचुएशन क्या थी? उसके पहले गठबंधन बनने का कहीं दूर दूर भी कोई अनुमान नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं लगती थी। लेकिन जब यात्रा पूरी हो गई तो उसके बाद इंडिया गठबंधन जो है वो बन गया। 28 जो अन्य 27 दल है वो आके जुड़ गए कांग्रेस के साथ। अब जो दूसरी यात्रा कंप्लीट होगी, उस यात्रा के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग जो भी थोड़ी बहुत किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, किसी व्यक्ति की या किसी नेता की या किसी दल की, वो महत्वाकांक्षाओं को उसे भूल जाना होगा। वो समझ जाएंगे कि अगर आप अभी कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं तो कांग्रेस से ज्यादा या गठबंधन से ज्यादा कहीं अपना नुकसान करेंगे, ये बात सामने आएगी। मेरा केवल ये कहना है कि आपने जिस तरीके से माहौल बना दिया है राहुल गांधी ने, अब यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ममता दीदी से इनकी कहीं न कहीं या तो बात हो सकती है या उनके किसी नेता की बात होगी या कहीं न कहीं कोई संदेश का आदान प्रदान होगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात की तो बड़ी पॉजिटिव और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि थोड़ी बहुत हमारी ओर से भी लोग बात करते हैं, थोड़ा बहुत उनकी ओर से भी लोग बात करते हैं, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है वो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सीटों के बंटवारे के लिए कोई बात कर रहा है, कोई अपनी ओर से कोई बयान दे रहा है। आप याद कीजिए कि अखिलेश ने भी शुरुआत में एक दो बयान दिए थे, बाद में उन्होंने अपने लोगों को ही मना कर दिया था कि इस तरीके के बयान देना आप बंद कीजिए। तो जी, मतलब गठबंधन की एक संस्कृति होती है और गठबंधन को चलाना बहुत मुश्किल भी होता है, खासकर ऐसे समय में जब बहुत सारी चीजें जो है अभी तक बहुत ही सॉलिडिफाई नहीं हुई है, उसमें सघनता अभी नहीं आई है, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी हर किसी को, इस देश में हर कोई तैयार है कि अगर कोई ममता बनर्जी कहते कि मुझे अकेले ही लड़ना है तो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी आजादी है, वो लड़े। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन हो रही है। अखिलेश यादव हो चाहे जितने भी, खासकर ये 4 क्रूशियल राज्य जो है, खासकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर लेकर मोदी मीडिया भी वैसे टारगेट करके चलता है कि यहां से ऐसी क्या खबरें निकाली जाए कि उनके जो मालिक है, उनके आका जो है वो खुश हो सके और उनको कोई फायदा मिल सके। मुझे लगता है कि इन राज्यों से आपको तब तक सीटों का बंटवारा जब तक नहीं हो जाता, चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती, इस तरीके की खबरों के लिए हमेशा तैयारी रखनी पड़ेगी। और लेकिन लोगों को यह जरूर करना चाहिए कि इसको वेरीफाई करें, देख लें कि वास्तविकता क्या है। जैसे नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, नीतीश कुमार को अपनी बात कहने दीजिए और मुझे लगता है कि आगे जाके ये सॉर्ट आउट सारी की सारी चीजें होंगी, और नहीं हुई तो उसकी तैयारी करना पड़ेगा। और उसी तरीके से राज्य जितने भी गठबंधन के दल है तो चुनाव का सामना करेंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अचानक दिल्ली आए हैं क्या? पहले भी बता चुका हूं, बता देता हूं कि 2 दिनों की यात्रा में ब्रेक है, 26 तारीख और 27 तारीख। 26 और 27 2 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं चलेगी, क्योंकि 26 तारीख रिपब्लिक डे है और 27 तारीख उसके बाद का, तो 2 दिन का। और अभी तक 14 तारीख से लेकर और आज 25 तारीख तक ये यात्रा लगातार 11 दिनों तक चलती रही है। इसलिए यात्रियों को, जो न्याय योद्धा कहला रहे हैं उनके साथ चलने वाले लोग, उनको थोड़ा आराम भी चाहिए होता है। तो वो
रुकते हैं। हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 भी कवर किया था, आपको याद होगा, आप लोगों तक पहुंचाए थे हम लोग पल पल की रिपोर्ट, और खुद हम लोग जाके, हमारी टीम जा करके अलग अलग पड़ाव में इसको कवर करके आप तक हम लोग पहुंचाए थे। या इस यात्रा में होता यह है कि जो यात्री, ज़्यादातर यात्री पैदल चलते हैं या उनके साथ जो रहते हैं, वो कई लोग कंटेनर में वहीं रह जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी अमूमन दिल्ली आ जाते हैं। 2 दिन की यात्रा, और आज 2 दिन, आज 12 बजे के बाद से यात्रा रुक गई थी, तो उसके बाद से राहुल गांधी दिल्ली आ गए। और 26 जनवरी का फेस्टिवल है, इनवाइटेड हैं वो, 26 जनवरी के परेड में भी हो सकता है वहाँ भी कल नजर आए आप लोगों को राजपथ पे, जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है वहाँ पे। और 26 जनवरी के जो मुख्य अतिथि हैं इस बार, आपको पता होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो आ चुके हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री इस वक्त जयपुर में हैं। और तो ये एक आयोजन होता है, और 26 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति जो हैं वो एक इनवाइट करती हैं यहाँ के हुज हू को, गेस्ट को, जो टॉप लीडर्स होते हैं और बाकी जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग, उन लोगों को, तो उसमें भी राहुल गांधी शायद शिरकत करें। तो ये तमाम कार्यक्रम है, इसलिए राहुल गांधी दिल्ली आए हैं। राहुल गांधी यात्रा छोड़कर नहीं आए हैं। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है अमलेंदु उपाध्याय जी, चूंकि हम लोग अखबार भी छापते हैं, अपना अखबार भी है, तो कई एजेंसियों को हम वो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। इन एजेंसियों में भी ऐसी खबरें चल रही हैं। राहुल गांधी ने छोड़ दी यात्रा, सीधे भागे आए दिल्ली। सोनिया गांधी ने सुबह फोन कर कहा दिल्ली आ जाओ। तो ये सब खबरें चल रही हैं, तो इसलिए ये बकवास हैं। सीधे शब्दों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और पत्रकार होने के नाते ये जिम्मेदारी लेता हूं, इसलिए कह रहा हूं, इन बकवास भरे खबरों और बकवास के साथ हेडलाइंस को मत देखिए प्लीज। अपने दिमाग को खुला रखिए और उस पर ही भरोसा कीजिए। लेकिन अमलेंदु जी, एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और दूसरे सवाल के साथ। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होता है। आज तारीख कितनी है? 25 तारीख। 22 के बाद 23, 24 और 25, 3 दिन बीते। 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। 23 तारीख की शाम होते होते मीडिया से राम मंदिर की खबर गायब हो जाती है, कर्पूरी ठाकुर जी आ जाते हैं। 24 तारीख की शाम नहीं, बल्कि सुबह से ही कर्पूरी ठाकुर जी भी बाहर हो जाते हैं और खबर ममता बनर्जी की आने लगती है। 25 तारीख की सुबह ममता दीदी भी बाहर हो जाती हैं और खबर नीतीश कुमार की आती है। यहां नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, कर्पूरी ठाकुर मायने नहीं रखते, मायने यहां राम मंदिर। यहां ये इस बात को मैं लेके आना चाहता हूं, क्या राम मंदिर जिसके लिए करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, क्या राम मंदिर बस इतना ही तक था? आखिर इसको कम से कम सप्ताह भर तो चलाते, क्यों नहीं चला पाए? सवाल तो उठता है। हम आप जैसे लोग इस बात की चर्चा तो करते ही या करेंगे ही ना, कि आखिर राम मंदिर खबर नबीस हम लोग हैं, खबर हम लोगों को चाहिए। इसलिए भी क्या खबरों में राम मंदिर क्यों नहीं बना होना चाहिए था? राम मंदिर से इतना दूर आप निकल गए और आपको अब कुछ नई चीजें क्यों खोजनी पड़ रही हैं? क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए अब यहां फायदेमंद नहीं रहा? सवाल उठता है ना अमलेंदु उपाध्याय जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। क्या आज मेरी, मैं अनम्यूट हूं जी? अब चलिए जी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये कितना फायदेमंद है ये तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था नहीं रही, ये तो साबित हो गया। और ये इसी तरीके से साबित हो गया राजीव जी, कि अगर मालूम होता भारतीय जनता पार्टी को कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा जो है अगर 24 घंटे में नहीं चलेगी, तो मोदी जी बेचारे 11 दिन तक अनुष्ठान नहीं करते, फिर कुल मिला करके पहले ही चले जाते। तो मतलब ये तो रहा होगा कि इसको चलाना जाना है, लेकिन जब देखा कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, और जो दिवाली मनाने का घोषणा की गई थी वो दिवाली भी नहीं मनी, चूंकि दिवाला लोगों का निकल चुका है 10 सालों में, तो वो दिवाली भी नहीं मनी। 22 जनवरी को जिस तरीके से घोषणा की गई थी, तो फिर राम जी को छोड़ करके फिर दूसरी जगह आया गया, दूसरे शरण में आया गया। फिर वो ममता बनर्जी की शरण पहुंचे, कर्पूरी ठाकुर की शरण में पहुंचे, नीतीश कुमार की शरण में पहुंचे, अब राहुल गांधी की शरण में पहुंच गए कि राहुल गांधी दौड़ के चले आए हैं। भाई राहुल गांधी को तो ये अब चला रहे हैं कि ये राहुल गांधी बीच में आ रहे हैं दिल्ली, हमारी टीम तो कल आ गई,
उसे परसों से हमारी टीम को मालूम था कि यात्रा का 2 दिन का विश्राम है, तो हमारी टीम चली आई पहले ही कि भाई ठीक है, अब सिलीगुड़ी से क्या कवर करना, हम जो अब जाकर के आगे यात्रा को कवर करेंगे। तो हमारी टीम चली आई 2 दिन पहले। तो यानी कि अगर ये मीडिया आज चला रहा है कि राहुल गांधी चले आ रहे हैं, तो ये तो 2 दिन पहले हमें खबर थी, फिर तो हमसे पूछ लेते, तो 2 दिन पहले चलाते फिर ये खबर कि राहुल गांधी आ रहे हैं। लेकिन चूंकि तब तक शरण में थे ममता बनर्जी की और नीतीश कुमार की, तो वो चलता रहा। आप देखिए नीतीश कुमार ने किस तरीके से इस राम मंदिर की परियोजना जो थी, इस पे 1500 करोड़ रुपए का जो खर्च बताया जा रहा है कि हुआ है, उस पर उन्होंने 40 मिनट गवर्नर क्या चाय पी करके ही उसे फुस कर दिया। यानी आप सब राम मंदिर छोड़ करके नीतीश कुमार गवर्नर से मिलने पहुंचे, आप चलाने लग गए उसको लेकर के। दूसरा बजा बजाया काम हेमंता बिस्व शर्मा ने पूरा कर दिया। अब उनको 2 राहुल गांधी भी देखने लग गए हैं। तो आगे चल करके ये 2 राहुल गांधी किस किस को दिखाई देंगे राजीव जी, ये पता नहीं क्या है कि हेमंता बिस्व शर्मा को ही दिख रहे हैं कि आगे भी और जाके लोगों को दिखाई देंगे 2 राहुल गांधी। तो अब ये राहुल गांधी लोगों के सिर पर चढ़ के बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो काम कर रहा है। इसका मतलब सीधी बात ये है, और ये काम इस तरीके से कर रहा है कि चूंकि राहुल गांधी जनता के बीच में है और सीधे जनता से संवाद हो रहा है, तो जनता के बीच राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है कि राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री अनुष्ठान कर रहे हैं। तो अनुष्ठान करके वही देवताओं के पास जाएंगे। अब देवता कहां वास करते हैं पता नहीं, देवता आपको कहां बुला रहे, जनता तो बुला नहीं रही आपको, तो जाना जनता के बीच है। चूंकि प्रधानमंत्री तो जनता बनाएगी, वो देवता तो बनाएंगे नहीं। देवता करके तो पुजारी बन सकते हैं, तो वहां तो भर्ती पहले ही हो गई है, परीक्षा दे करके भर्तियां हुई है उसमें मंदिर में पुजारी की। तो मोदी जी वहां पुजारी बनने के लिए अगर कर रहे हैं इतना सारा अनुष्ठान, तो ठीक है, जाके करिए। 2024 के बाद आप वहीं जाके पूजा अर्चना कीजिएगा, आराम से बैठिएगा। वैसे भी आपका वानप्रस्थ आश्रम आ रहा है, 75 साल की आपने उम्र तय की हुई है सबकी, आपने मार्गदर्शन मंडल की, तो आप 1 साल पहले चले जाइएगा मार्गदर्शन मंडल में। लेकिन राहुल गांधी ने राजीव जी भारतीय जनता पार्टी को परेशान काफी ज्यादा कर दिया है। इसीलिए जो है राहुल की यात्रा से देश की राजनीति का सियासी पारा जो है वो चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही हैं। इंडिया गठबंधन के पास चूंकि 60% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से है, भारतीय जनता पार्टी के पास 37% वोट है 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार। तो भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है इतनी दूरी जो है 37 से 60 के बीच की, ये पार कैसे होगी, ये तय कैसे होगी। तो असली परेशानी का सबब यह है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है, इंटैक्ट रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। और जहां जहां से समझा जाता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिल जाएगा और मंदिर वहां काम कर जाएगा, तो वहां भी उतार है। वहां आप पहली 100% हैं, जिन राज्यों में आपको इनका असर मिलना था, तो आप उतार पे हैं आपको मिला करके। तो ये सारी परेशानियां भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए जो इस तरह की सारी चीजें आ रही हैं। अब वो चाहे किसी के अंदर में, अब आपने जैसे न्यूज एजेंसी की बात की, सब न्यूज एजेंसी भी पे चल रहा है, तो न्यूज एजेंसी तो भी खबर आई थी अडानी खरीद लिए। जी बिल्कुल, पहले अनिल अंबानी के आपको शेयर था, अब तो अडानी ने खरीद ली वो न्यूज एजेंसी भी। तो अब तो खबरें, मतलब खबरों का जो मार्केट है, तो उस पर भी जब अडानी जी का कब्जा सब हो चुका है, तो खबरें भी इसी तरीके की आएंगी कुल मिला करके। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा मीडिया हाउसेस में तो अडानी जी के शेयर हैं सब मिला करके। तो अब खबरें किस तरीके से, अगर हमारा फर्म जो है अगर उन खबरों से मुतासर होता है, तो ये उनकी कमजोरी थोड़ी है, ये तो हमारे उस दर्शक की कमजोरी है जो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसके पीछे पूंजी किसकी है, ये किस पूंजी से खबरें संचालित हो रही हैं। तो यही तो सूचना हम लोगों को देने का काम है अमलेंदु जी। ये सूचना, आखिर सूचना तंत्र का जिम्मा हम लोगों का ही तो है। हम लोग, मतलब मीडिया का काम है। मीडिया जिस ढंग से दिखाता है, परोसता है, वैसे ही आम जनता उसी चीज को उसी हिसाब से लेती है। और ये कहाँ से आम जनता समझे कि कौन सा मीडिया क्या सही दिखा रहा है, क्या गलत दिखा रहा है। वो तो बिल्कुल, आप अखबार सब्सक्राइब करते हैं या किसी न्यूज़ चैनल को खोल के देखते हैं, वो जो दिखाते हैं आप समझते हैं कि हाँ, ऑथेंटिक रूप से वो कहीं ना कहीं सच्चाई उसमें है। लेकिन ना, सवाल ये है कि राहुल गांधी दो क्यों दिखाई देने लगे इतने इल्यूजन में। आप एक फिल्म याद होगी, मुन्ना भाई MBBS, जिसमें शायद संजय दत्त होते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी फिल्मों के अच्छे समीक्षक भी हैं, तो उनसे बेहतर कौन बताएगा। एक अच्छे MBBS की पढ़ाई करते हैं और वो उनको गांधी जी दिखाई देने लगते हैं। शायद ऐसा ही है प्रकाश जी, ऐसा ही है ना। तो वैसे ही एक गांधी जी इधर भी हैं। जी प्रकाश जी, जरा प्रकाश जी की आवाज बढ़ाओ। जी प्रकाश जी। संजय दत्त उस फिल्म में MBBS के नकली विद्यार्थी रहते हैं,
जिस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा नकली नेता हैं अपने प्रदेश के, क्योंकि दल बदल करके आए हैं। जिस पार्टी ने उन्हें साथ दिया था, आगे बढ़ाया था, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्हें इल्यूजन हो जाता है कि गांधी जी दिख रहे हैं और उसी को लेके कहानी आगे बढ़ती है। उसमें महात्मा गांधी थे, इसमें राहुल गांधी है। वो फिल्म में संजय दत्त थे, यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा है। और जिस तरह से हिमंता जी ने डायलॉग बोले, तो मुझे लगा कि वाकई वो अभिनय अच्छा कर सकते हैं। उनको जरूर कोशिश करनी चाहिए। राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही, क्योंकि थोड़ा सा मैं उस चीज़ को, उस कहानी को भूल रहा था, लेकिन अच्छा हुआ, बहुत धन्यवाद आपका, आपने याद दिलाया। तो वो कहीं ना कहीं ये कहानी जो है हिमंता बिस्वा शर्मा की कहानी, ये यहाँ से आगे बढ़ती है। दीपक जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी दीपक जी। नहीं, केवल छोटा सा करेक्शन है, वो MBBS मुन्ना भाई नहीं है, वो शायद लगे रहो मुन्ना भाई वाली फिल्म है, जिसमें गांधी का ये है जी, जो रेफरेंस जो दे रहे हैं जी, वो दूसरी फिल्म, मतलब उन्हीं की है। कोई बात नहीं, संजय दत्त कहानी वही है, फिल्म का नाम कुछ भी हो, कैरेक्टर तो वही है। और कहीं ना कहीं मैच खाता हुआ कैरेक्टर असम के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी से है। उधर संजय दत्त हैं और गांधी जी हैं, इधर हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और राहुल गांधी जी हैं। बस फर्क ज्यादा नहीं है। और वहां भी इल्यूजन है, यहां भी इल्यूजन है। वहां भी गांधी दिखाई देते हैं और यहां एक गांधी दो दिखाई देता है। अब हम लोगों को भी सोचना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने की थी वो ओरिजिनल राहुल गांधी थे या डुप्लीकेट थे, ये भी पूछना होगा। कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से गांधी बैठे हुए थे हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। खैर, थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं दोस्तों, हंसी मजाक नहीं, लेकिन ये बहुत सीरियस इसलिए है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस ढंग की बातें करता है तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी से वो मुख्यमंत्री कितना डरा हुआ है। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर राहुल गांधी से इतना डरा है तो ये यात्रा अभी तो नॉर्थ ईस्ट से निकली है, पश्चिम बंगाल पहुंची है और अभी 9 राज्य बाकी हैं। पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए तो 15 में से 9 राज्य, 6 राज्य, 6वां राज्य ये है पश्चिम बंगाल। अभी 9 राज्य बाकी हैं और इन 9 राज्यों में से कई राज्यों में आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है। उल्टी गिनती गिन लीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, मिलीजुली सरकार। गुजरात में बीजेपी की सरकार है। फिर राजस्थान, उल्टा चल रहा हूं, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार, फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी की सरकार, फिर आइए उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं है, यात्रा जाएगी वहां उड़ीसा, नवीन पटनायक की सरकार है, बीजू जनता दल की। फिर आइए आप झारखंड और बिहार, वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार आज की तारीख में कह सकते हैं। तो यह है, तो 90% राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आगे क्या होगा सवाल उठता है। एक बार आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, 25 सीटों से आगे 358 सीटें हैं, 357 सीट्स, 58 नहीं 57, उसमें से 25 सीट और 42 ये, इसको निकाल दीजिए, अब भी 300 सीटें हैं। परेशानी तो होगी बीजेपी को, क्योंकि 90% राज कर रही है वो। जी जी राजीव जी, मैं इसके पहले 300 सीटों के आंकड़े पर आऊं। एक बात जो चर्चा हो रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को 2 राहुल गांधी क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी 2 वजह मैं बता देता हूं। एक वजह यह है कि जब राहुल गांधी ने वहां ये कहा हेमंत बिस्वा शर्मा को कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, और उनके तमाम सारी जन्मपत्री गिनाई उनके भ्रष्टाचार के कारनामों की, और उसका इम्पैक्ट देखा गया। उसका इम्पैक्ट पूरे असम में दिखाई दिया जी। और जब इम्पैक्ट दिखाई दिया तो इसी सवाल पर राहुल गांधी ने असम के जो इंचार्ज हैं कांग्रेस के, जितेंद्र सिंह अलवर और सुनील कानुगोलू कौन है? कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर तेलंगाना और कर्नाटक में काम किया था। उनको दोनों को राहुल गांधी ने 2026 के चुनाव का काम दे दिया अभी से, इसी यात्रा के दौरान। और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के सवाल पर एक सर्वे भी कमीशन कर दिया गया है।
तो एक तो वजह ही है। दूसरी वजह क्या है कि इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम की तमाम छोटी छोटी पार्टियों की बैठक हो चुकी है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथी भी हैं, तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है उसमें, उसमें आम आदमी पार्टी भी है वहां पे, उसमें और पार्टियां भी हैं। और जो वहाँ की छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग रीजन्स की या अलग अलग सामाजिक समूहों की, उन सब 10 से ऊपर पार्टियों का एक बैठक राहुल गांधी के साथ हो चुकी है। तो ये दो वजह हैं जिनकी वजह से उनको दो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। अब उनको ये भी एक टास्क दिया गया कि 2026 के लिए तो आप काम करें, लेकिन लोकसभा का चुनाव 2024 का ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है। तो असम पे राहुल गांधी ने इस विजिट पे ऑलरेडी अपना पॉलिटिकल काम शुरू कर दिया है। तो इस वजह से उनको दो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आगे जाके 3 भी दिखाई दे। जी। अब आप बाकी बातें बात करो कि जो बाकी जो यात्रा जाएगी, देखिए जो हम लोगों ने, आपने किसी ने, ये राहुल गांधी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त, जब आप देखिए कि राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, पूरा स्टेट मशीनरी और मीडिया लगा हुआ है उसमें, और उसी दौरान उसी वक्त उत्तर पूर्व में भी एक यात्रा निकल रही है वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श की, और उसको भी उतना ही स्वागत हो रहा है। कोई उनके पास स्टेट पावर नहीं है, कोई उसमें उद्योगपतियों की पावर नहीं है। तो अगर लोग सड़कों पर आ रहे हैं और बात सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका, यात्रा का इम्पैक्ट आगे भी होगा। और यही परेशानी की बात बीजेपी के लिए बनेगी, क्योंकि अभी 22 तारीख को जो हुआ अयोध्या में, उसका इम्पैक्ट बीजेपी का जो कोर एरिया है, हिंदी हार्टलैंड, इसके बाहर कितना हुआ है इसका असेसमेंट नहीं हुआ है जी। तो जब तक उसका असेसमेंट नहीं होता, इसीलिए आप देखिए कि यह हो सकता है उन्होंने असेसमेंट कर लिया हो, तभी 24 घंटे के अंदर उनको कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, तभी 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ममता बनर्जी और ये सारी खबरें उन्हीं के मीडिया में आने शुरू हो गई। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राहुल राजीव जी की बात हम लोग कल भी यहाँ पे कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल में अगर 3 त्रिकोणीय कंटेस्ट होता है, यानी तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी, तो अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो बीजेपी को नुकसान है। इसलिए हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस और ये अलग अलग रास्ता अपना रहे, लेकिन इस बात को भी समझाना चाहिए, ये इसकी ध्वनि ये नहीं जानी चाहिए कि डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है। यही फ्रेंडली कंटेस्ट पंजाब में आम आदमी पार्टी का हो रहा है कि साथ में आने से नुकसान होता दोनों को, अलग अलग लगने से फायदा है। ऐसा बहुत से अलग अलग राज्यों में हो सकता है ऐसा मामला। तो इसको कम्युनिकेट करना चाहिए, इसका परसेप्शन ये नहीं बनना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो है वो अलग अलग रास्ते लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के वो साथ में है, और इंडिया गठबंधन के साथ वो त्रिपुरा में या दूसरी जगह पे जब वो असम में भी चुनाव लड़ेंगी तो वो साथ में है। लेकिन बंगाल के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष में फायदा है। जैसे केरल मान लीजिए, केरल में एलडीएफ यूडीएफ साथ नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन में साथ में है, लेकिन केरल में नहीं आएंगे। और उसी ढंग से पंजाब में भी बात चल रही है। तो नुकसान होगा, केरल में साथ आएंगे दोनों को नुकसान होगा। तो ये बात समझानी चाहिए, ये बात उनको अपने मीडिया के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए समझानी चाहिए
जी राजीव। प्रशांत जी, शायद ये बात ये लोग अंदर खाने समझ चुके हैं, कर भी चुके हैं, और शायद इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन चूंकि खबरें इंडिया गठबंधन की अंदर से बिल्कुल नहीं आ रही हैं, इसीलिए वहां कुछ से कुछ, और आ भी जाएं तब भी क्या होगा, खबरें दिखानी तो हैं गठबंधन के खिलाफ ही। सुबह से लेकर शाम तक तो गठबंधन को तोड़ते ही रहते हैं, तो तोड़ने में ही लगे हुए हैं। लेकिन मजबूत जो ये जोड़ है, वो जो गांठ है, वो शायद खुल नहीं रहा है, वो गांठ खुल नहीं रही है, इसीलिए दिक्कत है। खैर, देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन कई बार नीतीश कुमार को पलटते हुए दिखाया जाएगा, कई बार ममता बनर्जी को गुर्राते हुए दिखाया जाएगा, और केजरीवाल और अखिलेश यादव ने तो अपना पूरा का पूरा समर्थन इस ढंग से दे रखा है कि इन पर अब दाल नहीं गलने वाली। अब दो ही नेता बचे हुए हैं। अखिलेश यादव भी कुछ दिनों तक थे लाइन में, लेकिन वो बाहर निकल चुके हैं इससे। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी के समर्थन में जो कुछ भी वहाँ चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में, उसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने कई बार ट्वीट्स करके अपना समर्थन वहाँ दिया है। तो अब दो नेता हैं, इनके ऊपर दांव है पूरा का पूरा। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। महत्वपूर्ण खबरें चल रही हैं और इन खबरों का विश्लेषण भी जरूरी है। एक बार फिर से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रकाश जी, 357 सीटें, और इन सीटों पर अगर देखा जाए और राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी उससे ज्यादा परेशान करने वाली ये यात्रा बीजेपी के लिए है, ऐसा क्यों माना जाए? इसका एक कारण यह कि पहली यात्रा का प्रभाव ये लोग देख चुके हैं, बीजेपी देख चुकी है, जानती कि इस यात्रा का प्रभाव क्या होगा, इसलिए वो थोड़ी संकुचित है, डरी हुई है। दूसरी बात यह कि लोगों को याद है इमरजेंसी के बाद जब पूरा विपक्ष एक हुआ था, जनता दल बना था, जनता पार्टी बनी थी, तब किस तरह से सत्तारूढ़ कांग्रेस, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, किस तरह से वो सरकार हारी थी। ये कोई नई बात नहीं है कि अगर विपक्ष एक होगा तो सरकार विपक्ष के हाथ में जाएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जो हालात है उसमें बीजेपी को अपनी समस्या, अपनी परेशानी दिख रही है, और इसी के लिए राम जी याद आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी दिलचस्प खबर मैंने पढ़ी कि रामायण सीरियल में राम का रोल करने वाले अरुण गोविल को बड़े तामझाम के साथ अयोध्या बुलाया गया था, लेकिन जब वो वहां से लौटे तो उन्होंने बड़ा अफसोस व्यक्त किया कि मुझे अतिथि बनाकर तो बुला लिया, लेकिन मैं अयोध्या में राम जी की मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाया। तो ये बताता है कि किस तरह से एक इवेंट करने की जरूरत थी, लोगों को बुलाने की जरूरत थी, सेलिब्रिटीज आए, अभिनेता आए, अभिनेत्रियां आए और वहां माहौल खड़ा करें, उतना ही उद्देश्य था। कर्पूरी ठाकुर सरकार की मजबूरी थे, क्योंकि लेकिन लाइन में तो सावरकर थे, बेचारे सावरकर जी वैसे ही लाइन में लगे रहे भारत रत्न की, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री की लाइन में लगे रहे और उनका नंबर नहीं आया। तो सावरकर जी का नंबर अभी नहीं आया, लेकिन हो सकता है अगर 2024 में बीजेपी की सरकार फिर से बनी तो शायद सावरकर जी का नंबर आए। एक और बात को देखिए कि इस आंदोलन से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता हैं, मंत्री हैं, बीजेपी के महासचिव रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि राम मंदिर आंदोलन को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी बच्चों को पढ़ाया जाए कि राम मंदिर आंदोलन कितना हुआ, यानी अब यूपीएससी में पूछा जाएगा कि गहरवार राजपूत वंश के सम्राट गोविंद चंद्र जी कौन थे, राजा जयचंद्र गहरवार कौन थे, पृथ्वीराज रासो कौन थे, मंदिर को किसने बड़ा रूप दिया, राम मंदिर का फैसला देने वाले जज कौन थे, और इस तरह की बातें पूछी जाएगी कि राम मंदिर की मूर्ति किसने बनाई, कार सेवक गोधरा गए थे, वहां क्या हुआ, अयोध्या में कौन से राम जी की मूर्ति है, बाल राम की है या किसकी है, अयोध्या की किस गली में गोली चली थी, मुलायम सिंह यादव का क्या रिश्ता है। और आप ये सब देखिए कि जिस तरह से फिल्में बनाई गई, जिस तरह से माहौल बनाया गया, उस तरह से लगता है कि अब पूरी सरकार इस तरह से ध्रुवीकरण करने जा रही कि बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में, युवाओं के मन में यह बात डाली जाए कि वे बीजेपी से कहीं उन्मुख न हो, बीजेपी के खाते में ही रहे। एक बड़ी विचित्र बात है मध्य प्रदेश, अब तक पीएससी के जो नतीजे आते थे
रिजल्ट आता था वो डाक से घर पे आता था कि आपका नियुक्ति पत्र ये है, स्पीड पोस्ट से आ जाता था या रजिस्टर्ड डाक से। अब तो मुख्यमंत्री जी खुद भोपाल में कार्यक्रम करके लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मान लो कि हंसी आती है, जिस रेल का नई रेल का उद्घाटन पहले गार्ड कर देता था, स्टेशन मास्टर कर देते थे और कभी कभी तो वहां के स्वच्छता कर्मी को कर देते थे, अब वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो काम एक पोस्टमैन करता था वो काम अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं। और राहुल गांधी की यात्रा से जो जागरूकता बढ़ी है लोगों के मन में, और जो एक तरफा था कि लोगों को था कि एक तरफा खेल है साहब राहुल मोदी जी का, ये लोग बात करते थे कि अब तो मोदी जी ही मोदी जी हैं। तो राहुल की यात्रा से वो चौकन्ने हो गई कि अरे ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही अकेले हैं, क्योंकि बात यह कि मोदी जी अकेले हैं और बीजेपी में भी वो अकेले हैं, बीजेपी में भी उनके प्रतिस्पर्धी बहुत सारे हैं। ये बात मोदी जी जानते हैं और ये जानते हैं कि पार्टी में वे अकेले हैं और तमाम नेता उनके साथ, भले ही पार्टी की मजबूरी में हो लेकिन उनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखते हैं कि तमाम विपक्षी नेता उनके साथ हैं। इंडिया गठबंधन की खूबी है कि उसमें तमाम दिग्गज नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, और यहाँ मोदी जी के साथ अकेले मोदी जी हैं और बाकी सब जो हैं ऐसे नेता हैं जिनका कोई जनाधार, व्यापक जनाधार अब नहीं बचा। तो ये सारी चीजें देखकर मुझे लगता है कि राहुल की यात्रा से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी को परेशानी लग रही है, बीजेपी को चिंता हो रही कि आगे जाकर चुनाव हुए तो क्या होगा अगर राहुल गांधी को इतना समर्थन मिल रहा है, एक ऐसी पार्टी को जो विचारधारा पे केंद्रित है, जिसके कार्यकर्ताओं की, करोड़ों कार्यकर्ताओं की फौज अब नहीं बची है, जिसके कार्यकर्ता कोई पन्ना बूथ और चुनाव मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इससे बीजेपी घबराई हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से वोटिंग मशीन को, ईवीएम को मुद्दा बना रही है, वो भी बीजेपी के लिए चिंता की घड़ी है, क्योंकि ये लोगों के मन में बात बैठ रही है कि आखिर दुनिया के कई प्रगतिशील देशों में ईवीएम से नतीजे क्यों नहीं आते, ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होते। तो ये बात है। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से अपनी बात भोपाल में कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओपन सभी के सामने बताया कि अमरूद को वोट दिया गया तो वो अंगूर को गया, वो बड़े प्रतीकात्मक लहजे में, प्रतीकात्मक वोटिंग मशीन। तो इन सब चीजों से आम लोगों के मन में वोटिंग मशीन के प्रति भी अविश्वास जाग रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति भी विश्वास कम हो रहा है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो विश्वास कायम होना चाहिए था वो विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है। और खासकर अभी जिस प्रकार उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार चर्चाएं चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं डराने वाली हैं। इसलिए डराने वाली हैं क्योंकि अगर आप जिसको वोट देते हैं, आपका वोट अगर सही जगह पर ना पहुँचे तो फिर आप वोट देने ही क्यों जाएंगे, ये सवाल भी लोगों के मन में आ रहा है, उन वोटर्स के मन में आ रहे हैं ऐसे सवाल। लेकिन यहाँ दूसरी बात यह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन इस पर गंभीरता से अपनी बात क्यों नहीं रखता है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 6 महीने से हम मिलना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। आपने देखा भानु प्रताप से लेकर महमूद प्राचा, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनके अलावा दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। और अभी थोड़ी देर पहले सैम पित्रोदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी जो वीडियो, जो विजुअल फीड थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए आप तक हम नहीं ला पाए क्योंकि उसमें चीज़ें उतनी क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मतदाता दिवस है और उसमें मतदाताओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। मतदाता जागरूक होंगे तभी वो अपनी सरकार चुन पाएंगे, या जो सरकार बैठी हुई है वही खुद चुनते चले आएंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा, ये बड़ा सवाल है। इसलिए ईवीएम पर चर्चा तो चलती रहेगी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे। इसमें कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर ईवीएम खराब है तो आप उधर जो अभी तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है उसको आप कैंसिल करवा दीजिए, जो जीत कांग्रेस की हुई कर्नाटक में उसको कैंसिल करवा दीजिए, और जहां आप हारते हैं वहां आप बात करते हैं, जहां नहीं हारते वहां आप बात क्यों नहीं करते हैं। तो बात यह है कि ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहे हैं, इसकी गारंटी आखिर कौन देगा। और अगर ये अविश्वास पैदा हुआ है तो वहां विश्वास कौन दिलाएगा कि नहीं जी जो हो रहा है वो सही हो रहा है।
इसके लिए बाहर आना चाहिए। लेकिन अभी खबर ऐसी आ रही है कि सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जितनी भी खबरें चलाई जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि उन खबरों को हटा दिया जाए। और लगातार आप याद कीजिए, आप देखेंगे कि उसके नीचे इलेक्शन कमीशन का एक विज्ञापन आता है। हमारे वीडियो में अगर ईवीएम पे रिलेटेड है तो उसके नीचे एक छोटा सा विज्ञापन आप देखेंगे जिसमें इलेक्शन कमीशन का बयान रहता है। इलेक्शन कमीशन जागरूक क्यों नहीं कर रहा है इन सब चीजों को लेकर, सवाल है, बड़ा सवाल है। राहुल लाल जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आना चाहता हूं। चर्चा हम लोग बहुत अलग अलग उसमें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2024 का चुनाव सामने है, उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा, और क्या इस यात्रा से सियासी पारा चढ़ गया है? राहुल गांधी की यात्रा से सियासी पारा चढ़ा ही नहीं है, बल्कि राम मंदिर का मामला बिल्कुल जो है कि वो नेपथ्य में चला गया है। हम लोग देखिए लगातार चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी को कब नए मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा गया था कि 22 के बाद 23 तारीख कोई भारतीय जनता पार्टी नया मुद्दा ढूंढ लेगी। उनको अगले दिन ही नए नए मामलों पर जो है कि उनको रहना पड़ेगा। राजीव जी, आप पूछ रहे थे कि इतना तेजी में क्यों ये परिवर्तन हुआ। याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कभी जो है कि लॉकडाउन के समय में ताली थाली बजाने के लिए लोगों को कहा था, देशवासियों ने बड़े गर्व के साथ बजाया था। उस समय तमाम पूरे दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई थी कि भारत में वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहीं है या नहीं है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कितने एक महीने से लगातार कह रहे थे कि 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाओगे ना, दीपोत्सव मनाओगे ना, लेकिन 22 जनवरी को कहीं पर भी वो प्रभाव उस रूप में नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता, तमाम लोग जो है कि वही कुछ माहौल बनाने में लगे हुए रहे। तो स्पष्ट है कि देश के लोगों के समक्ष इस समय आर्थिक स्थितियां काफी उनकी खराब है। बेरोजगारी जब काफी चरम स्तर पे हो, महंगाई काफी चरम स्तर पे हो, चूंकि ये दोनों चीजें काफी एक विपरीत परिस्थितियां पैदा करती है। उन स्थितियों से देश इसमें गुजर रहा है और राहुल गांधी उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। आप सोचिए 357 सीट्स पे अगर ये यात्रा जानी है, जिसमें से कि कांग्रेस को केवल 14 सीटें हैं पहले से राजीव जी, और जो यात्रा का प्रारंभिक सफलता दर है वो तो बहुत ही चौंकाने वाला सफलता दर है। तो मुझे तो लग रहा है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 के बाद जिस तरह से टीम इंडिया का गठन हुआ उसके बाद, क्योंकि उस समय भी अगर हम लोग ध्यान दें तो ममता बनर्जी के बयान काफी अलग बयान होते थे न्याय यात्रा से पहले, लेकिन न्याय यात्रा के बाद, कर्नाटक के चुनाव के बाद तमाम लोगों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया। हमें लग रहा है कि इसमें कांग्रेस की स्थिति तो काफी मजबूत होगी और टीम इंडिया के बीच में एक चट्टानी एकता और ज्यादा बढ़ेगी। और इसका जो प्लानिंग किया गया है इतना शानदार प्लानिंग है कि सोचिए 20 मार्च तक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो चुका होगा। फिर राहुल गांधी तीसरी बार पुनः जाएंगे, यानी एक यात्रा, सेकेंड यात्रा, फिर चुनाव प्रचार, यानी जनता के साथ सीधे बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी किंतु परंतु के उनका संवाद लगातार जारी रहेगा। जनता जिन समस्याओं से अपने जीवन में जूझ रही है उन समस्याओं के समाधान करने वाला कोई एक व्यक्ति उनके अपने दिल की बात बताएगा, जनता की दिल की बात बताएगा, प्रधानमंत्री की तरह अपनी मन की बात नहीं बताएगा। मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव के परिदृश्य में यह अपने आप में एक बहुत काफी अभूतपूर्व घटनाक्रम है, क्योंकि टीम इंडिया में जहां एक तरफ काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता है और वहीं एनडीए में कौन लोग हैं जिनके अधिकांश के सांसद और विधायक भी नहीं है। राजीव जी, कभी हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर एनडीए के घटक दल में उसमें कितने सीटों की, वहां पे सीट शेयरिंग की क्या स्थितियां बनी, वहां पे क्या सारा सीट शेयरिंग हो चुका है। तो उनके अपने स्थिति, उन्होंने कब मीटिंग बुलाई, कब बैठक बुलाई, चाय नाश्ता पानी के लिए भी कोई बैठक बुलाई उसके बाद उन्होंने, उसके बाद अभी भी, उसके पहले भी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई गई, तो अभी भी फिर से एनडीए की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। उनके नेता आते हैं दिल्ली में अमित शाह से मिलकर फोटो सेशन करा के फिर चले जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों ने काफी ज्यादा 2024 के चुनाव को बदल दिया है। और सोशल इंजीनियरिंग का मामला इसमें सबसे ज्यादा जो है कि भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ने जा रहा है। आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दीजिए, ये प्रतीकात्मक राजनीति कहीं और चल जाएगी, लेकिन अब 10 वर्षों के जो अन्याय का कार्यकाल रहा है बिहार की धरती में प्रतीकात्मक राजनीति का राजीव जी पहले से ही कोई स्थान नहीं रहा है। अगर लालू यादव ने वहां पर सीधे सीधे रथ यात्रा रोका, उन्होंने आडवाणी जी के रथ यात्रा को रोका तो रोका, केवल मुंह से बोल के काम नहीं किया। उन्होंने वहां पर सोशल इंजीनियरिंग बनाया तो बनाया। तो आप वहां पर जो तमाम दलों, तमाम जो राजनीतिक स्थितियां रही है वो अलग किस्म की रही है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि दिल्ली से वो कुछ इस तरह का जो है कि सांकेतिक काम कर देंगे और पूरा का पूरा बिहार का परिदृश्य बदल जाएगा, वो गलतफहमी के चपेट में। और यही स्थितियां मैं पश्चिम बंगाल में भी देख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जो 18 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में,
वो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में कहीं से नहीं है। बीजेपी 2-3 सीट ले आए, वही उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपना रिकॉर्ड मानते हैं कि डबल डिजिट पे वो नहीं पहुंचने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर वो डबल डिजिट पे नहीं पहुंच रहे, कम से कम 10 सीटों का नुकसान तो राजीव जी वो लोग खुद ही मान रहे हैं कम से। तो सोचिए कि उनके लिए परिस्थितियां कितनी विपरीत है। 400 पार का नारा आप लगा दीजिए, वो तो 500 पार का भी नारा लगा दीजिए, लेकिन अंततः मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि उनके लिए 200 सीटों को पार करना भी एक काफी कठिन चुनौती की घड़ी है राजीव जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत कुछ आने वाले समय में हम देखेंगे और क्या कुछ चल रहा है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अभी और चढ़ेगा ये पारा, इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है और उससे पहले गतिविधियां अलग अलग ढंग से आप तक पहुंचती रहेंगी, उन सब पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी,